परम श्रद्धेय हम सब के लिए आदर्श प्रेरणा के स्रोत स्वामी जी महाराज पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से इस अभियान को एक व्यापक और विशाल रूप देने में प्रयासरत माननीय शास्त्री जी और उनके साथ लगी हुई पूरी टीम और उस ग्रामोद्योग और पतंजलि बायो रिसर्च PBRI को व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रयत्नशील आप सभी भाई बहनों, यह एक ऐसा कार्य है जो पतंजलि योग परिवार ने बहुत विचार के बाद में, बहुत चिंतन के बाद में प्रारंभ किया, क्योंकि यह धरती माँ से जुड़ा हुआ कार्य है, गौ माँ से जुड़ा हुआ कार्य है। जन्मदात्री माँ के बाद में भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में चार चीजों को माँ का दर्जा दिया गया है। जन्मदात्री माँ के अलावा गायत्री माँ, गंगा माँ, गौ माँ और धरती माँ, उसमें से ये दो माँओं का संरक्षण यह पतंजलि ग्रामोद्योग और PBRI के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। धरती को बचाने के लिए, गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत लोगों ने अपना संपूर्ण समय और जीवन तक भी आहूत किया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, वो इस रूप में हैं कि गौ संरक्षण के साथ में, धरती माँ के संरक्षण के साथ में आपकी जीवन निर्वहन का भी साधन वहाँ से थोड़े ही अंश में सही जुटता जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमको गायों की रक्षा के लिए, बाकी लोग तो गौशाला और बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ खोल करके और दान पुण्य और परमार्थ की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ सही अर्थ सहित भी यदि इतना बड़ा परमार्थ का कार्य आपको करने का सौभाग्य मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं। इसको इसी भाव में यदि आप काम करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपको ज़्यादा पुण्य लाभ भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमको पता चला, सदैव स्वामी जी को जब पता चला इस बात को लेकर के कि पशु आहार में जो है वहाँ पर यूरिया मिला दिया जाता है और लकड़ी के बुरादों से लेकर के न जाने क्या क्या दूसरे द्रव्यों को मिला दिया जाता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। जब आदमी को पता नहीं होता है ना, कई बार जो अज्ञानी होता है वो ज़्यादा सुखी रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। आम व्यक्ति से ज़्यादा डॉक्टर को यदि बीमारी हो जाए तो ज़्यादा भयभीत होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बीमारी होने के बाद अब क्या क्या होगा। जैसे उसने पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो ज़्यादा बेचैन होता है। तो इसी तरह से जब ये बातों का हमको पता चला तो स्वामी जी ने कहा कि कुछ इसके क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। तो यह अभियान एक तरह से गौ माता को लेकर के, हमारे पशुओं को लेकर के, जो निरीह हैं, जो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं, उनको हमें पहचानना होगा, हमें समझना होगा कि उनको वास्तव में क्या चाहिए। तो उनकी पीड़ा को समझ करके यह एक स्वरूप की इनके साथ जो अन्याय हो रहा है या गलत तरह से आहार के नाम पर हम परोस रहे हैं, वो रुकना चाहिए। इस भाव से यह अभियान
प्रारंभ किया गया है। इसी तरह से जो PVRI की बात यदि मैं कहूं, हमको पता चला केमिकल के विषय में आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इतने तादाद में इस देश में प्रयुक्त होता है। जो दुनिया में प्रतिबंधित औषधियां हैं, केमिकल्स हैं, जो सर्वथा प्रतिबंधित हैं, दुर्भाग्य से इस देश में धड़ल्ले से आज भी बिक रही हैं और वो इतनी हानिकारक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पेड़ पौधों में, इस धरती में तो मुश्किल से 2-3% ही पौधों के अंदर वो जाता है। बाकी 8 से लेकर 97% वो पौधों से होकर के मिट्टी में, मिट्टी से होकर के पानी में, पानी से होकर के वापस पेट में पहुंचता है। कहीं ना कहीं से उन दवाइयों से हम धरती को जहरीली कर रहे हैं। धरती को जहरीली करते हुए फिर उस जहर को हम पेट में ले रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत सारे भाई शायद पंजाब से भी होंगे, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज होता है। बहुत सारी गांव में पूरा का पूरा गांव कैंसर से पीड़ित है। ऐसे घर हैं कि जहां मुश्किल से कोई घर दिखाई देता है जहां किसी न किसी को कैंसर ना हुआ हो। तो कैंसर जैसे भयानक जो महामारी फैल रही है। कल आपने देखा होगा कि जो है ब्रेड जैसी जो द्रव्य, हमारे यहाँ तो बासी भोजन का तो विधान भी नहीं किया गया। कल आज बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल है कि ब्रेड खाने से 97% तक जो ब्रेड है वो सेफ नहीं है। हम तो कहते ब्रेड ही मत खाओ, वो कैंसर कारक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल डल रहा है। यानी कि अंदर से भी केमिकल, बाहर से भी केमिकल, चारों तरफ से केमिकल। फिर हम बचेंगे कैसे? छोटे छोटे बच्चे इतनी भयानक भयानक बीमारी से पीड़ित होते हैं। आते हैं माँ बाप लेते हुए, ले करके रोते हुए, विलखते हुए आते हैं। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां हैं, स्किन की ऐसी भयानक परेशानियां हैं, उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं। उनको देख करके बड़ी पीड़ा होती है। लोग आकर के ये पूछते हैं कि आचार्य जी ये बीमारी क्यों हुई, किस लिए हुई? हम उनको क्या समझाएं कि इस बच्चे का, बेचारे का कोई दोष नहीं है। इस बच्चे को आने से पहले ही भगवान ने जो धरती की रचना की थी, जो सुंदर सृष्टि बनाया था, उस सृष्टि को हमने इतना विकृत कर दिया कि उस विकृति के कारण से इस बच्चे को, यानी किया हमने, भुगतना उस बेचारे बच्चे को पड़ रहा है, जिसने इस दुनिया को सही ढंग से समझा भी नहीं, जाना भी नहीं, अभी आया मात्र है। तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, जाने में, अनजाने में और अज्ञानता से। हमको इससे बचने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी तो कट जाएगी, आप लोगों की भी कट ही जाएगी, पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश, कैसा समाज, कैसी दुनिया और कैसी धरती और कैसे हम बाकी व्यवस्था को छोड़ करके जाना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है। जब कमाई करनी होती है तो लोग कहते हैं कि 7 पुश्ते तक के लिए लगे रहते हो, धन संपत्ति, नोट और सारी चीजें। ठीक है, वो एक पक्ष हो सकता है कि बच्चों के लिए, संतति के लिए हम कुछ कमा करके जाएं, कुछ कमा करके दे जाएं। पर मैं समझता हूं कि यदि आपने बहुत सारी संपत्ति बेशक ना कमाई हो, संपत्ति धन विषय में तो शास्त्रों में ऐसा ही कहा जाता है कि भया पूत तो क्यों धन संचय, भया कुपुत तो क्यों धन संचय। सही बात है। ये जितने भी लोग बैठे हैं, कोई आपने माँ बाप की संपत्ति पर ज्यादा होगा तो भी छोड़ दोगे, कम होगा तो खो दोगे, इसलिए उस पर स्थित तो बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये हम धरती को कैसी धरती बना करके दे करके जाना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अज्ञानता में या जानबूझ करके भी प्रयास करें। कम से कम जैसे कोई छोटे किसान है, वो कहेंगे जी यूरिया और खाद वगैरह बिना डाले कैसे हम पैदा कर पाएंगे, कैसे उपज को बढ़ा पाएंगे। हमारा इतना सा निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू करिए। यदि एक ऐसी स्थिति है तो, पर कम करो, धीरे धीरे उसको बंद करने का प्रयास करो। किसान भाई बहन जो कम से कम खेती बाड़ी उगाते हैं अपने परिवार के लिए, तो कुछ एरिया ऐसा बना लो जहां पर वो न डालो। तो यह प्रयास करने के लिए तो हमने देखा कि जो बायो वाली जो चीजें हैं, जो बायो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, जो जिसको हम लोग नेचुरल या कहते हैं, जब हमको पता चला कि उसमें भी केमिकल मिलाकर के बायो के नाम से बिकता है, बड़ी पीड़ा, सब जगह पर घोटाला, सब जगह पर धांधली। फिर हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए
कुछ प्रयास होनी चाहिए। तो उस प्रयास के तहत PBRI के माध्यम से बायो का काम शुरू हुआ और पतंजलि ग्रामोद्योग के नाम से यह पशु आहार, चारा, दुग्ध बढ़ाने की जो प्राकृतिक रूप से चीजें हैं, औषधियां हैं, तो यह अभियान शुरू हुआ। यह पहला पक्ष था, ये जरूरी था और उस अभियान में आप सब लोग जुड़े और आप सभी भाई बहनों के माध्यम से उस अभियान को बड़े व्यापक रूप दे करके लोगों तक जो पहुंचाने का कार्य है, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, माननीय शास्त्री जी के नेतृत्व में यह अभियान आगे बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि एक जैसे पतंजलि योग पीठ ने कभी भी किसी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करी, यानी कि दूसरे लोगों ने जो किया है हमने कभी किसी की नकल नहीं की है, आज तक का उदाहरण है। चाहे आप किसी काम को देख लो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे खेतीबाड़ी करनी हो, चाहे योग सिखाना हो, चाहे आयुर्वेद का काम करना हो, चाहे ये पशु आहार और ये बायो के विषय में, हाँ इतना जरूर है कि दूसरे लोग नकल करते हैं, तो हमने मौलिक कार्य को करने का प्रयास किया है। तो उस कार्य में आप सभी सहभागी बने हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ में, यह एक सेवा का कार्य भी है, एक पुण्य का कार्य भी है, जिसके द्वारा हम इस देश में एक नई क्रांति ला सकते हैं। और बाकी जो है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद में क्या, इसके बाद में यह है कि इस अभियान के बाद में जो पशु आहार, आपको पता है कि पशु आहार जो है वह पशु जो हम खाद्य जो चारा देते हैं उसका एक पार्ट है। और पशु आहार प्रायः करके जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, किसान के पास इतना साधन नहीं होता है कि सबको बहुत ढेर सारा पशु आहार दे दें, तो उस पर वो ध्यान रख करके देता है। बाकी पशुओं के लिए क्या, बाकी गायों के लिए क्या, ये एक बड़ा प्रश्न था। जब हमने उसके ऊपर अनुसंधान शुरू किया, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, इस देश में 60% जो पशु चारा है, जिसको फोडर बोलते हैं, हरा चारा या सूखा चारा भी, उसका अभाव है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे देश के अंदर। यानी मनुष्य तो एक दिन भी भूखा रहता है तो जो है वह बेचैन और परेशान हो जाता है, परंतु हमारे गाय भैंस जो निरीह पशु हैं, बहुत सारे लोग जीव दया की बात करते हैं, परंतु इस देश में एक किसान मजबूरी में वह सबसे ज्यादा प्यार अपने पशु से करता है, सबसे महत्वपूर्ण उसको घर में बच्चों की तरह से उसको पालता है। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा साधन नहीं है कि उसको भरपेट वो भोजन भी खिला सके। 60% फोडर की कमी इस देश के अंदर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको कौन दूर करेगा? इसके लिए भी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी है पूरे फोडर के लिए, इसके अतिरिक्त एक विभाग। उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जो लोग उस अभियान के साथ भी आप लोग जुड़ना चाहेंगे, अभी हम उसमें अलग अलग क्लस्टर बना करके उसको कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 60% चारे का जो अभाव है, उस चारे के अभाव का कार्य भी पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से दूर करने का उपाय पतंजलि योगपीठ श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में करेगा। बहुत बड़ा काम है। इसके साथ साथ में आज हमारी नस्लें खराब कर दी गई। गायों की नस्ल की यदि हम बात करें, आपको पता है कि जब जर्सी और हॉस्टन फ्रीजन जब इस देश में नहीं थे, जब हमारी देसी प्रजातियां थी, तब भी गायों का एवरेज औसतन जो दूध था वह बहुत बुरा नहीं था। 12-15 लीटर दूध एक एवरेज औसतन तब भी था। हमको यह दिखाया गया कि वो आने से ही दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां तो जितनी बही, पर उससे ज्यादा जो नुकसान हुआ, हमारी सारी देसी नस्ल को भी खराब कर दिया गया। आज जर्सी भी देसी टाइप हो गई, तो मिक्स हो गया। किसानों ने ध्यान नहीं दिया और कई तरह से जितनी भी नस्ल थी, आज ऐसा कहा जाता है कि मैं पढ़ रहा था एक पूरा इतिहास को, जब अंग्रेजों का शासन था इस देश में, गायों की 113 प्रजातियां थीं और इन 60-70 सालों में
घटते 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 अभी मात्र 3-4 प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं। बाकी जो आइडेंटिफाइड प्रजातियां हैं वो मुश्किल से 37 प्रजातियां बाकी हैं हिंदुस्तान में। सारी प्रजातियां खत्म हो गई और उनमें भी 37 में भी 4-5 प्रजातियां ऐसी हैं कि लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। हम कहां पहुंच गए? कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी जो गायों की इतनी प्रजातियां, इतनी विविधताएं, कितनी सुंदर लगती है गाय। आप देखिए किसी भी नस्ल के हिंदुस्तानी गायों को आप देखिए, उसकी शक्ल, उसकी सीरत कितनी अच्छी लगती है, तो खत्म होने की कगार पर है। उनकी दूध की प्रक्रिया विकृत होते 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 पहाड़ों पे आप चढ़ जाओ तो वहां 250 ग्राम दूध देती है गाय, आधा किलो दूध देती है। और वो अलग बात है कि राजस्थान में बकरी उन्नत हो गई है, गाय तो 4 किलो दूध देती है, बकरी 5 किलो देती है। तो हमको सुधार करने की आवश्यकता है। जब यहां से हिंदुस्तान से ब्राजील में गिर गाय को लेकर के जाया जाता है, वो गिर गाय को दूध के लिए नहीं लेकर के गया था। वो बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये मात्र 50-60 साल पुरानी कहानी है। जो जहाजों में, पानी के जहाजों में मांस काटने के लिए जैसे जानवरों को ले जाया जाता है, इस तरह से उस गाय को ले जाया गया था काटने के लिए। जो अपना मांस खाते हुए ले गए तो कुछ गाय बच गई तो वहां उतार दिया तो उन्होंने देखा तो बढ़िया दूध देती है। उनका ध्यान गया कि मांस खाने की जगह तो इसको तो और कुछ करना चाहिए। इतनी भावना आने से उस गिर गाय के ऊपर, ब्राजील के ऊपर काम शुरू हुआ। और आज क्योंकि गिर नस्ल गुजरात का नस्ल माना जाता है, गुजरात की गाय है वो, मूलतः उस राजस्थान और उस एरिया की गाय है वो। तो आज महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्र में गिर हैं, तो गिर गाय वहां पर 40 किलो तो सामान्य रूप से दूध देती है, 50 से 60 लीटर तक दूध देती है गिर गाय। और इतनी सुंदर, इतनी प्योर नस्ल को उन्होंने बनाया है। और यहां पर गिर गाय वहां 60 किलो देती है, 6 किलो देती है। गाय वही है, कुछ गाय 15-18 किलो तक भी देती है। तो हमने अपनी नस्ल को कहां पहुंचा दिया? उन्होंने अपनी नस्ल को कितना उन्नत समृद्धशाली बनाया। आज जो सीमन आता है, गिर के लिए उन्नत सीमन चाहिए तो हमको ब्राजील से मंगा करके तब लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारी गाय, हमारी संपदा परमात्मा ने हमें दी, आज हमारी गलती से, हमारी त्रुटि से, हमारी लापरवाही से आज हमसे दूर हो गई। आज ब्राजील से हम मंगा रहे हैं, तो कल के दिन में ऐसा ना हो जाए हमारी सारी गायों की प्रजातियां खत्म हो जाएं। मैं पीछे गया था मेडागास्कर, मैंने देखा मेडागास्कर के अंदर भारतीय देसी नस्ल की कई प्रजातियां वहां पर हैं, बहुत प्रजातियां हैं और प्योर हैं। वहां जर्सी मैंने एक भी गाय नहीं देखी। तो वो लोग कहीं आगे ना निकल जाएं। तो हम सिर्फ, हमारी आदत ऐसी हो गई है, हम, ठीक है हमको अपने इतिहास और अतीत पर गर्व होना चाहिए, पर सब कुछ इतिहास बन जाए इसके लिए हमको कभी भी तैयार नहीं रहना चाहिए। उसको वर्तमान बना करके रखने के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। हमको सब कुछ को इतिहास नहीं बनने देना है। सब कुछ, सारा इतिहास अच्छा नहीं होता। पहले जो आक्रांता आए थे, यदि हम उसी टाइम पर देश के सामने सीना ठोक करके यदि हमारे देश विविध टुकड़ों में नहीं बटा होता तो ये स्थिति ना होती। तो इतिहास ने बहुत कुछ बिगाड़ा भी है। तो अभी भी कई इतिहास बिगड़ने के कगार पर है। उसको हमको इतिहास नहीं बनने देना है, वर्तमान ही बना करके रखना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गायों की नस्ल की सुधार के लिए सदैव स्वामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा अभियान अभी पतंजलि योगपीठ शुरू करने जा रहा है। हम सब नस्लों के ऊपर काम करेंगे, सब नस्लों के सुधार के लिए हम बात करेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी नस्ल हैं जो दूध के हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ नस्लें अलग अलग क्षेत्र के लिए ज़्यादा लाभकारी हैं। तो कौन से एरिया के लिए कौन सी नस्ल ज़्यादा मुरीद है, ज़्यादा लाभकारी है, उस हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। एक दो कुछ एक्सपेरिमेंट हम वहाँ आसाम में भी कर रहे हैं, बड़े लेवल पर। अभी वहाँ गौशाला भी अपनी बन चुकी है, हरिद्वार में गौशाला है।
सुधार के अभियान में भी हम लोग विगत 12-15 वर्षों से काम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज पतंजलि की गौशाला में आप लोग जाकर के देखेंगे 20 किलो से लेकर के अभी एक गाय ने महाराज जी 28 किलो दूध दिया है। तो देसी गाय भी यहाँ भी दे रही है 28 किलो दूध। क्योंकि अभी पशु आहार पहले तो 20 किलो दे रही थी, तो पतंजलि पशु आहार खा के 28 किलो हो गया। तो आपके लोगों के लिए भी उदाहरण है, पशु आहार बेचें तो पतंजलि की गाय लगा लेना। बोले पहले 20 किलो देती थी, खा के 28 किलो कर लिया, लगा रखी है। तो आजकल हर जगह पर है ना, लोगों की आदत है ब्रांडिंग के लिए वो हीरो हीरोइन चाहिए ना, हमारी गाय भी हीरो है इसके लिए, उसका लाभ लो आप। ये नस्ल का जो कार्य है ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो नस्ल कैसे सुधरे? नस्ल सुधारने की एक प्रक्रिया है, पर उसके साथ में आहार भी उसी तरह का चाहिए गाय को। तो ये सर्वांगीण रूप से पशु के प्रजातियों के सुधारने के लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। और पशु आहार के विषय में, जैसे मैंने चारे के विषय में कहा आपको, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। और गौशाला भी हम, जैसे हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी गौशाला बन रही है, राजस्थान में अभी एक योजना है, मध्य प्रदेश में योजना है, हम देश में कई भागों में। देखिए गौशाला, जिस तरह की गौशालाएं आज हैं देश के अंदर, वो इमरजेंसी के लिए जरूरी है। जो गाय कट रही हैं, कत्ल खाने में जो जा रही हैं, उनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। परंतु उसका दूसरा पहलू यह भी है कि स्वस्थ आदमी को हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता। सिर्फ गौशालाओं के खोलने से गायों की रक्षा नहीं हो सकती है। गायों की रक्षा करने के लिए हमको गायों की नस्ल सुधार करना जरूरी है। गायों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि वह अपना संरक्षण नहीं, वो हमारा संरक्षण करने में सक्षम है, यह हमको पता होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि गायों की रक्षा हम करेंगे। अरे गायों की रक्षा हम नहीं करेंगे, गाय हमारी रक्षा करेगी। सिर्फ गायों की सेवा हम करेंगे। सेवक बनो, रक्षक मत बनो। यदि हम सच्चे सेवक बन गए तो वह दिन दूर नहीं है, गाय हमारी रक्षा करेगी। लोगों ने प्राचीन काल से, गांव में हमारे यहाँ कहावत है, कहते हैं ना कि गाय के दूध में स्वर्ण का अंश होता है, घी में सोना होता है। यह बात भी हम लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है। हमने अभी लैब में पीछे सारी गौमूत्र को लेकर के भी हमने प्रयोग किए हैं। गौमूत्र से सोने को हमने अलग किया है। सोना के जो तत्व हैं वो होते हैं, ये पहले से था, पर उन तत्वों को कभी भी किसी ने आइसोलेट, उसको सेपरेशन नहीं किया था, हमने सेपरेट कर दिया उसमें से। ये बड़ी बात है, इसको समझिए आप। एलोपैथिक में भी जो स्वर्ण अंश से युक्त जो दवाइयां होती हैं सबसे और विशेष मानी जाती हैं। आयुर्वेद में भी स्वर्ण वाली औषधियां महंगी होती हैं क्योंकि सोना महंगा है। और जो सोने को गला करके भस्म आदि प्रक्रिया से जो बनाई जाती हैं दवाइयां, उसको क्या कि उसको डायल्यूट करना पड़ता है, उसको सूक्ष्मीकरण करना पड़ता है। लंबी प्रक्रिया है, फिर भी उतना सूक्ष्म नहीं होता है। और गोमूत्र के अंदर स्वर्ण का वह अंश होता है कि वो अपने आप ही बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है। वो जाकर के बॉडी के अंदर जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है और डायल्यूट हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। यदि सोने का भस्म आप खा लें तो हो सकता है कि शरीर के अंदर में बहुत थोड़े से अंश में शरीर उसको ग्रहण कर लें, बाकी मल से निकल जाए। परंतु यदि गोमूत्र और गोदुग्ध यदि आप पान करते हैं तो वह शरीर को लगता भी है और जाकर के हमारे सारे सिस्टम को भी ठीक करता है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है और हम काम कर रहे हैं, और दुनिया को आने वाले समय में हम बताएंगे। फिर हमको लगा कि गोमूत्र में है तो बाकी मूत्रों में भी तो हो सकता है, तो हमने बहुत सारे मूत्र इकट्ठे करे। भेड़, बकरी, ऊंट और गधा, भैंस, आदमी, मतलब सब, तो नहीं मिला किसी के पास। और भगवान ने गाय को देकर भेज रखा है। और दूसरी चीज, गाय को यदि आप कुछ भी खिला देते हैं, ये गाय के अंदर ही यह शक्ति है कि वह सारे जो पॉइजन है, सारे जो अलाभकारी तत्व हैं, उनको गोबर के माध्यम से
या उस शरीर में, शरीर के माध्यम से वो उसको हजम कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो पॉइजन को उसके में नहीं आने देती है, ना मूत्र में आने देती है, ना दुग्ध में आने देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सूर्य नाड़ी है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, वह गाय के शरीर में बहुत प्रबल है। मनुष्य को तो सुषुम्ना जगाने के लिए कुंडलिनी जागरण करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, पर गाय की सुषुम्ना जगी हुई है, इसलिए उसको जागृत देवता के रूप में हिंदू धर्म में माना जाता, वो ऐसे ही नहीं माना जाता है। तो इतनी शक्ति है, इतनी वहां पर इतनी सकारात्मकता है। आपने देखा होगा गाय घर में होती है ना, आजकल ना ये वास्तु ज्योतिष तंत्र मंत्र बड़ा बहकाने का और बहकने का काम बड़ा चलता है। बहुत जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही जो लोग हैं ना, उतने बहकावे में आते रहते हैं। बड़े बड़े बाबाओं की और बाबियों की दुकानें बड़ी चल रही हैं आजकल, क्योंकि आदमी भयभीत है, परेशान है। किसी से पूछो, यदि उसको कुछ हो भी नहीं रहा होगा, परेशान बैठा होगा, हम पूछें कि भाई क्यों परेशान है, तो कई तो ऐसे भी मिलते, बोले जी परेशान तो हूँ, ये पता नहीं कि किस लिए परेशान हूँ, बताओ उनका क्या करेंगे। मतलब उसको भले को ये पता नहीं, भले मानस को वो परेशान है, पर वो किसके लिए परेशान है उसको नहीं पता है। तो इतनी भयानक स्थिति देश की है, दुनिया की है। तो लोग बैठे हैं, कोई चमत्कार कर रहा है, कोई कृपा बरसा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। और हर रोज वास्तु की दुकानें सजी पड़ी हैं। यदि तुम्हारे घर में गाय है ना, समझ लेना तुम्हारे घर में शांति का स्रोत अपने आप बहने लगेगा। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, समझ लेना जितने भी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम है, जितने भी वास्तु हैं, वो ठीक हो जाएंगे। देख लेना, करके तो देखो। घर में तुलसी का पौधा लगाओ, जड़ी बूटियों के पौधे लगाओ, घर में गाय पालो, गाय की सेवा करो, और फिर भी तुम्हारे घर में शांति नहीं है ना, तो थोड़ा सा तप, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा ध्यान करो, स्वामी जी जैसा बताएं वैसा कर लो। फिर भी यदि शांति नहीं है तो कहीं से भी नहीं आने वाली, कितने भी भटक लो। तो इसीलिए योगासन करिए, प्राणायाम करिए, गायों की सेवा करिए, गायों का दूध पीजिए, और जो है तुलसी आदि घर में लगाइए। यदि आप गायों की सेवा करने में, आपके घर में गाय नहीं है, नहीं रख सकते हैं, 7 दिन में, 15 दिन में किसी आसपास में गौशाला में जाइए, गायों को हाथ फेर दीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, गाय के शरीर में हाथ फेरने मात्र से भी आंख की रोशनी बढ़ती है। ये एक अद्भुत एक सत्य है, पर वो जर्सी के फेरना मत, उसमें घटती है, पर अभी रिसर्च नहीं किया, वो करेंगे। तो वो ये भी इस जिन चीजों का जहां पहले से हमारे पूर्वजों ने कहा है, भगवान कृष्ण के लिए भी तो यही कहते हैं कि अग्रत में गाव संतु, पृष्ठत में गाव संतु, गावा मध्य बसा में हम ऐसे कुछ है। भगवान कृष्ण ने, हम मानते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान की तरह पूजा करते हैं, ठीक है, उनको श्रद्धा करते हैं, भावना करते हैं, महापुरुष थे, भगवान थे, योगी थे, सब कुछ थे, पर उनकी बात को तो हम नहीं मानते। उन्होंने तो कहा था कि मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, और गायों के बीच में मैं बास करूं। तो जो चाहत ऐसी रखते थे, तुम तो भगवान के चेले हो, भगवान तो नहीं हो, तुमको तो कम से कम उससे ज्यादा ही चाहत रखनी चाहिए, मेरे पीछे भी 100, आगे भी 100 हो, पीछे भी चारों तरफ हजारों गाय हो, ये भावना हमको भी तो रखनी चाहिए। तो आपको अच्छा मौका मिला है गायों से जुड़ करके सेवा करने का, और गोधन के संरक्षण का, संवर्धन का। उनको अच्छा आहार मिलेगा, आपको आशीष प्राप्त होगा, वो स्वस्थ होंगी, देश निरोग होगा। वो स्वस्थ गाय का स्वस्थ दूध पी करके न जाने कितने परिवारों में खुशहाली आएगी, न जाने कितनी बीमारियों से वो बचेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। पुण्य केवल कोई आया, हमने 100-200 रुपये, 1000 लाख रुपए दान कर दिया, उससे नहीं मिलता है। उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में गायों को भी हम जीवन दे रहे हैं, और गायों के माध्यम से लोगों को भी जीवन दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए इस काम को बहुत अच्छी तरह से करना, पूरी मुस्तैदी के साथ करना, पूरी दृढ़ता के साथ करना, क्योंकि कार्य की व्यवस्था में
कहीं कहीं पर कभी कम्युनिकेशन में, किसी चीज़ में थोड़ी गैप हो जाती है, प्यार से सुलझा लेना, क्योंकि कभी कभी चिट्ठी पत्री हमारे पास भी आ जाती है, तो वो ना हो, आराम से काम करिए। और पशु जो चारे की बात हमने की है उसको भी बहुत बड़े लेवल पर करना है। यशपाल जी उस कार्य को देख रहे हैं, उसके जो स्वरूप के विषय में भी शास्त्री से हम अभी कह करके एक सत्र में आपको जानकारी देंगे। उस अभियान से भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिन उसके लिए क्या है कि जगह चाहिए, किसानों से लीज पर लेकर के हम खड़ी फसल लेकर के उसको जो फोडर के रूप में हरे चारे को मिनरल डाल करके उसको फर्मेंटेशन करा के बड़े लेवल पर पैक होता है, वो 200 साल तक खराब भी नहीं होता है। तो वो वितरण का भी काम बड़े लेवल पर करना है, पर बनाने का कार्य भी पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर करना है। तो उसके लिए भी हम आपको एक सत्र में 2-3 घंटे की सेशन, उसके क्वेश्चन आंसर भी रख देंगे। तो यह बड़ा कार्य गायों के संरक्षण संवर्धन और इन गायों को पुनः प्राचीन काल की स्थिति पर पहुंचाने का कार्य भी आप सबके सहयोग से पतंजलि योगपीठ करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आने वाले समय में पूरा देश देखेगा। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमारी तो इतनी इच्छा थी, हमने कहा कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना, यदि चारों धाम करने ना जाओ तो जो तीर्थ करके आया हुआ आदमी को देखने से भी पुण्य मिल जाता है। तो हम तो आपकी शक्ल देखने के लिए आए कि हमको भी थोड़ा पुण्य मिल जाए, कि सही में सेवा कर रहे हो तो कुछ हमको भी मिले, हम तो इसलिए आए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोग खूब काम करिए। श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद आपके साथ है। शास्त्री जी जैसे कर्मठ पुरुषार्थी नेतृत्व का आपको साथ है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं रहते हैं और उनकी बेचैनी शांत करने का एक ही उपाय है कि तुम अच्छी तरह काम कर लो, नहीं तो फिर उनकी बेचैनी जो है वो तुमको भी बेचैन कर देगी, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, इतने समझे रहो और बढ़िया काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये जो कार्य है इसमें अभी एक बहुत बड़ी गौशाला, आदर्श गौशाला हम उसको बोल सकते हैं। अभी जब गाय के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि दयानंद का जब आगमन हुआ करीब 150 साल पहले, तो लोग कहते थे वेद तो जर्मनी वाले ले गए, अब वेद चाहिए तो बोले जर्मनी से लाने पड़ेंगे। और सच में जर्मनी से भी वेद मंगवाए गए। जिस देश ने पूरी दुनिया को गाय दी, आज उस देश को ब्राजील से गाय लानी पड़ रही है। माने जो गो पूजक देश था, वेद का उपासक देश था, ऋषियों की संतान थी, उसकी पहचान कहीं और चली गई है। तो आज को किसी को गाय के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले वो ब्राजील का नाम लेता है। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों में कि किसी को भी गाय के ऊपर बात करने और गाय के ऊपर काम करना हो तो ब्राजील की बात ना करे, वो हरिद्वार की बात करे, वो हिंदुस्तान की बात करे। और इसके लिए अब एक बहुत बड़ी आदर्श गौशाला, उसमें फिर भ्रूण का सिलेक्शन, भ्रूण का प्रत्यारोपण, गायों की नस्ल का सुधार, उन गायों की ब्रीड का सिलेक्शन, फिर उनको जो है उनके संपूर्ण आहार का पोषण, उनको वैसा पूरा वातावरण। ये एक दिशा से काम करने से बात नहीं बढ़ती, अनेक दिशाओं से काम करना पड़ता है। तो एक गो अनुसंधान और गो संवर्धन केंद्र हरिद्वार में, और इसके साथ साथ जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाई थी, ऐसे कम से कम हिंदुस्तान में 4 दिशाओं में तो ऐसे बड़े गो अनुसंधान और गो संवर्धन केंद्र बनेंगे। तो उनसे अनेक दिशाओं से जब काम होगा तो लाखों गायें हर साल लोगों को मिले। आज किसी को अच्छी गाय लेनी है तो अच्छी गाय की नहीं मिलती उसको, कि मुझे 25-50 किलो दूध देने वाली गाय चाहिए, तो आप ढूंढ लोगे हिंदुस्तान में तो कहीं 50-100 मिलेंगे आपको मुश्किल से। बात हो गई है। तो एक ऐसी भी योजना बनाई है कि आने वाले समय में, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, कि हर साल 5-10 लाख ऐसी बछड़ियां मिल सके जिनको लोग पाल करके खुशियां मना सके, उनको लगे कि मैंने कोई अच्छा काम किया। आज गाय पालना तो चाहते हैं, उनको अच्छी नस्ल की गाय नहीं मिलती।
अच्छी नस्ल के कुत्ते मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के गधे मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े मिल जाते हैं, अच्छी नस्ल के और कई तरह के जीव जंतु मिल जाते हैं। अभी बात कर रहे थे जो है जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों के बचाने की। आज जो है कि भाई शेर की प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, हिरण की प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, ऐसे अलग अलग चिड़ियों की प्रजाति, मोरों की प्रजाति, उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अब पूरे देश में क्या होता है, हमारे यहां ना जो है सब चीजों को हम धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से ले लेते हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। अरे भाई, राष्ट्रीय प्राणी को बचाने का भी तो कुछ काम कर लो। अब फिर सब लोग जो है ना दूसरों के ऊपर बात को डालने में बड़ी खुशियां मनाते हैं। बोले जो है मोदी जी को गाय की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, मोदी जी को फिर गाय भी पालनी चाहिए, दूध भी निकालना चाहिए, थारे बालकों पे चाहिए। सारे काम मोदी जी करेंगे, कुछ खुद भी तो कर ले। तेरे खेत में हल भी मोदी जी चलाएंगे, तेरा बाजरा गेहूं मकई भी मोदी जी बोएंगे, तेरी फैक्ट्री भी मोदी जी चलाएंगे, तुम्हारे पतंजलि किसान सेवा केंद्र में जो है तुम्हारा पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार और फीड सप्लीमेंट भी मोदी जी बेचेंगे। ये तुम्हारा जो है PVRI का जो खाद है मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी बेचेंगे। नेताओं का काम नीति बनाने से है। वो अच्छी नीयत से अच्छी नीतियां बनाए और अच्छा नेतृत्व देश को दे दे। बाकी काम तो 125 करोड़ हम हिंदुस्तानियों को करना है, अपने हाथों पर हमको भरोसा होना चाहिए। तो इस तरह से कई दिशाओं में अपने को काम करना है। वो अपना काम करते रहे, हमें अपना काम करना है। तो गाय को बचाने की दिशा में भी, गाय को आगे बढ़ाने की दिशा में भी, गाय को पूजा, गाय को सम्मान, गाय को गौरव दिलाने के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा काम करना है। तो ये तो अभी मैंने कहा था एक आधारशिला तैयार हुई है पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार और डिफरेंट फीड सप्लीमेंट्स आदि के रूप में। और इधर PVRI के जो अलग अलग उत्पाद हैं कुदरती खेती की दिशा में इस देश को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में हम जो कार्य कर रहे हैं, ये मात्र उसका भी एक फाउंडेशन पड़ा है। अभी आगे बहुत यात्रा लंबी जाएगी। और मैंने कहा था पतंजलि की ये जो स्वदेशी की से देश की समृद्धि की और सेवा की जो उड़ान है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। आप और हम सब मिलकर के इस देश को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे और अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से हम एक परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के इस सत्र को विश्राम देते हैं। मेरे साथ सभी हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी उनका साथ सत्र को विश्राम देंगे। ओम